हेलो मेरे सीएमए के बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। इस वीडियो में मैं सीएमए इंटरमीडिएट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का सारा एमसीक्यू करवा रहा हूं। ए टू जेड आपका एमसीक्यू मैराथन है। इसके अंदर मैं क्या कराऊंगा, इसके अंदर जितना भी एमसीक्यू है ना, जितना मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कवर कर दिया। ये करके जाओगे एग्जाम में तो आपको जो 15 क्वेश्चन आता है ना, उसमें से ज्यादा तो नहीं 15 कॉमन मिल जाएगा। बस इतना बोल सकता हूं। तो ये वीडियो जरूर करना है और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना है। अच्छा, वो सब छोड़ो, शेयर तो बाद में करना, पहले मैं क्या करा रहा हूं इसके अंदर देख लो। हम लोग का जो जून 25 का सेट 1 है, क्या चीज का सेट 1? एमक्यूपी मॉडल क्वेश्चन पेपर। वो मॉडल क्वेश्चन पेपर जून 25 का सेट 2। अरे मैं यार 2 लिखना भूल गया, ये 2 है। इसके बाद दिसंबर 24 का सेट 1, दिसंबर 24 का सेट 2। जून 24 में सिर्फ एक ही सेट आया था, सेट 1। दिसंबर 23 का 2 सेट आया था, दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। दिसंबर 24, जून 24 एंड दिसंबर 23। मतलब इतना सारा 10 ठो पेपर का एमसीक्यू करेंगे। और अगर आप ये कर लोगे, आप देखोगे ना सारा का सारा क्वेश्चंस कॉमन आने लग गया है। आप ये करते करते देखोगे इनका 10-15 क्वेश्चन एकदम घूम फिर के वही आने वाला है, वही आता है, वही हो जाएगा। तो चलो इस वीडियो का पूरा पूरा फायदा उठाओ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में मेरे को जरूर बताना कि आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको बेनिफिट रहा कि नहीं रहा। बात समझ में है? अगर आप चाहते हैं मैं और किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो ये भी मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल को अभी तक तुम सब्सक्राइब नहीं किया, चलो जाओ सब्सक्राइब भी करो। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चलो अब इस वीडियो को एंजॉय करो, एंजॉय करो। सीएमए इंटरमीडिएट का जो पेपर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, उसका मॉडल क्वेश्चन पेपर जून 2025 टर्म का सेट नंबर 1 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जून 25 सेट 1, इसका एमसीक्यू कर रहे हैं। तो चलिए एक एक करके एमसीक्यू करेंगे, साथ साथ आप भी करने का कोशिश करो, ठीक है ना? चलो क्या बोल रहा है? गिवन पेड अप शेयर कैपिटल 10 लाख एंड फ्री रिजर्व 2 लाख है, ये भी ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट परमिसिबल फॉर बाईबैक? ज्यादा से ज्यादा कितना बाईबैक कर सकते हैं? बाईबैक तो आपको पढ़ा वही है। तो बाईबैक में क्या लिखा है कि बाईबैक कितना कर सकते हैं? तो लोग बोला पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 25% आप बाईबैक कर सकते हैं, मैक्सिमम बाईबैक। यार आप भूल गए क्या? ये था रूल था, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, इसका 25% बाईबैक कर सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो अपना ये कितना हो गया? 10 + 2 12 लाख, इसका 25% 3 लाख हो रहा है। तो आई थिंक द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। बोले समझ में आ गया? आसान था पहला वाला। तो दूसरा, एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, शेड्यूल 3 हां, जहां फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट दिया है, व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हां, इन केस ऑफ फाइनेंस कंपनी, ध्यान देना है कौन सा कंपनी है? फाइनेंस कंपनी। इसका धंधा ही है लोन देना लेना। ओके, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बोरोवर शुड बी शोन अंडर। मतलब इन्होंने जो लोन दिया है उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा इनको, इनका इनकम है, कहां दिखाओगे? अगर फाइनेंस कंपनी नहीं होता, अगर हम लोन देते इंटरेस्ट मिलता, उसको अदर इनकम में दिखा। पर ये फाइनेंस कंपनी, इसका तो मेन धंधा है, तो इसको बोलेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यस करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा। बात समझ में है? क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान? बच्चे डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान मेरे ख्याल से ये इंड एएस 19 जो रिटायरमेंट बेनिफिट है उसका, बोलता है इनमें से कौन सा डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है? मल्टी एम्प्लॉयर प्लान? हाँ है। स्टेट प्लान? हाँ है। इंश्योर्ड बेनिफिट? हाँ है। तो मेरे को लगता है बेस्ट ऑप्शन यहां पर जो मुझे दिख रहा है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट, इफ द नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग देयर 50,000, बोलता है हमारे यहां पर नेट प्रॉफिट कितना है? 50,000 रुपए का है। ओके, बोलता है एंड द बिल रिसीवेबल हैव डिक्रीज बाय 10,000। बिल रिसीवेबल आपको पता है करंट एसेट है, बोलता है डिक्रीज हो गया 10,000 से। अच्छा, ड्यूरिंग देयर, देन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इक्वल्स टू कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो नेट प्रॉफिट लिए हैं, ये तो करंट एसेट है, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल चेक करना पड़ेगा। करंट एसेट अगर इंक्रीज हो जाता तो हम बोलते हैं एसेट खरीद लिए हैं। खरीदे कब होंगे? जब पैसा दिए होंगे, आउटफ्लो होता है। क्योंकि एसेट डिक्रीज हुआ है तो ऐसे सोचो ना, एसेट बेच दिया, सोचने का तरीका बता रहा हूं, फटाफट सोचने का। तो एसेट डिक्रीज हो गया, बेच दिया, बेच दिया तो पैसा आया होगा, इनफ्लो। इनफ्लो मतलब ऐड हो जाना चाहिए, तो यहां 10,000 आपका ऐड हो जाना चाहिए। सो दिस फिगर विल बिकम 60,000। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपका होना चाहिए 60,000। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 60,000। हाँ, आपका जो इंस्टीट्यूट का आंसर दिया है ना, उसमें शायद ये लोग 40 दिया जो कि गलत है, तो आप ठीक कर लेना। बुक का आंसर देके मतलब गलत मत कर देना,
वो उनका टाइपिंग एरर है मुन्ना, जानबूझ के थोड़ी ना कोई गलती किया होगा। नेक्स्ट, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, हाँ हाँ, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द रेट नोटिफाइड बाय। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी और स्पेशल कंपनी, उसका रेट कौन बताता है भैया? इसका रेट वो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बताता है। तो भैया इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। समझ आ गया? नेक्स्ट, ये लो ऑडिट का क्वेश्चन चालू कर दिया। क्या बोल रहा है देखो, इंटरनल ऑडिट इज मैंडेटरी फॉर एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड हैविंग पेड अप कैपिटल 50 करोड़ प्रीवियस ईयर में, पिछले साल अगर उसका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो जाए तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? ऑप्शन नंबर बी, 50 करोड़ ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। समझ गया? ओके। नेक्स्ट, टेस्ट चेकिंग रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल थ्योरी, सैंपलिंग थ्योरी। हाँ हाँ हाँ, टेस्ट चेकिंग में तो सैंपलिंग थ्योरी लगता है, ज्योमेट्री थ्योरी, स्टेक होल्डर थ्योरी। फालतू बात बोल रहा है, ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज सैंपलिंग थ्योरी लगता है। करेक्ट। नेक्स्ट, ईच क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉट इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कैन बी द ऑडिटर ऑफ मोस्ट कितना कंपनीज। कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्यादा से ज्यादा 20 कंपनी का ऑडिट कर सकता है, 20, 20। तो ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए सी, 20। बात समझ गया? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। कौन सा ऑडिट रिपोर्ट में नहीं दिखता? ऑडिट रिपोर्ट पढ़ा हुआ है क्या? क्या दिख, सिग्नेचर ऑफ ऑडिटर होता है? हाँ होता है। ये लोग बोला नॉट अ कंटेंट, ये तो होता है। डेट ऑफ रिपोर्ट, हाँ होता है। अटैचमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस, पागल है कि ऑडिट एविडेंस तो कोई नहीं लगाता। ऑडिटर्स एड्रेस होता है, तो मेरे ख्याल से कौन सा नहीं होता है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, अटैचमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अच्छा, ये ऑडिट ऑफ स्पेशल कंपनीज वाला बात कर रहा है। डैश ऑफ द प्रॉफिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी शुड बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व फंड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड और पेमेंट ऑफ बोनस टू मेंबर। तो कंपलसरी ट्रांसफर कितना परसेंट है? 25% अभी रिजल्ट में। तो भाई इसका आंसर है 25%, ऑप्शन नंबर बी। 25% ट्रांसफर करना पड़ेगा रिजर्व फंड में, उसके बाद ही डिविडेंड वेमेंट बांट सकते हैं, नहीं तो नहीं बांट सकते। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रूरल सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम इन इंडिया। कौन सा पार्ट नहीं है? तो क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में भी पूछा हुआ है। ग्राम पंचायत होता है, ग्राम परिषद ना 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 नॉट पूछा है, तो ग्राम परिषद होना चाहिए, ग्राम परिषद नहीं, पंचायत होता है। ऐसे 210 स्टैंड फॉर, ए सारा ऐसे का नंबर और नाम पढ़ के जाना, देखो पूछ लिया यहां पर। ऐसे 200 किसके, 210 किसके लिए? अग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, राइट। तो ऑडिट प्लानिंग नहीं, ऑडिट वर्किंग पेपर नहीं, हाँ सी, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, यही। ठीक है, नेक्स्ट 12 हो गया, बस 13, 14, 15 तीन और है इस सेट में। Which of the following is not a content of audit report as per कारो? कारो का याद है वो 21 पॉइंट है। हाँ, इनमें से कौन सा नहीं है पूछा है? नॉट अ कॉन्टेंट। इन्वेंट्री के बारे में है? हाँ है। एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट के बारे में है? हाँ है वहां पर कहानी। रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज नहीं है वहां पर। रिपेमेंट ऑफ लोन हाँ है। तो मेरे ख्याल से कौन सा नहीं है? तो रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय के बारे में वहां पर कुछ नहीं है। रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय के बारे में वहां कुछ नहीं है। अच्छा, an auditor shall submit an unmodified report। अनमॉडिफाइड समझ गया? मतलब क्लियर रिपोर्ट देगा कब? जब जिसका हम लोग ऑडिट कर रहे हैं क्लाइंट का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे। ऑप्शन देखो पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जिबिट ट्रू एंड फेयर व्यू, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, बाकी पढ़ के भी क्या होगा फिर। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जिबिट ट्रू एंड फेयर व्यू, तो ट्रू एंड फेयर व्यू है, तो अनमॉडिफाइड क्लियर रिपोर्ट देगा। लास्ट, इस सेट का लास्ट है, which of the following is not a part of temporary audit file? ए नॉट अ पार्ट नहीं बोला, नॉट अ पार्ट। कौन सा टेम्पररी ऑडिट फाइल में नहीं दिखेगा? अच्छा, करस्पॉन्डेंस रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस ऑफ एनुअल रीअपॉइंटमेंट, हाँ वो रहता है यार, रीअपॉइंटमेंट का पेपर। ऑडिट प्रोग्राम रहेगा। एक्सट्रैक्ट ऑफ मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग रहेगा। लीगल एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी नहीं, ये टेम्पररी में नहीं, परमानेंट में होता है, परमानेंट, टेम्पररी में थोड़ी ना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी कर, खत्म हो गया। तो जून 25 सेट 1 मॉडल क्वेश्चन पेपर सीएमए इंटरमीडिएट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का ये फिनिश हो गया। सीएमए इंटरमीडिएट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है, ये है अपना जून 2025 का सेट 2
ये सॉल्व कर रहे हैं, इसमें हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं देखिए, एक एक करके, और कोशिश करेंगे साथ साथ करने का मतलब। ठीक है, इक्विटी शेयर अमाउंटिंग टू ₹2 लाख आर बॉट बैक एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो बाई बैक हो रहा है 2 लाख फेस वैल्यू का शेयर का 5% प्रीमियम में, तो प्रीमियम ऑन बाई बैक होगा 2 लाख का 5% मतलब 10,000। ठीक है, by issue of preference share amounting to ₹1 lakh at a premium of 10%। 1 लाख फेस वैल्यू का प्रेफरेंस शेयर इशू हुआ है, 10% प्रीमियम है, तो लीगल कंप्लायंस जो है उसमें तो सिर्फ 1 लाख लिया जा सकता है। कंप्यूट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआर, सीआरआर कितना का बनेगा? तो हमने ये सीखा हुआ है कि फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर शुड बी इक्वल्स टू फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशूड प्लस सीआरआर। प्रेफरेंस शेयर 2 लाख का था, प्रेफरेंस शेयर इशू किया, उसका फेस वैल्यू 1 लाख है, तो आपसे पूछा सीआरआर कितना है, तो सीआरआर कितना होगा? 2 लाख माइनस 1 लाख, दैट इज 1 लाख रुपीज। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 लाख। तो हमको 1 लाख का सीआरआर बनाना चाहिए, 2 लाख का कंप्लायंस करना है, 1 लाख का न्यू इशू हो गया, तो बाकी 1 लाख का सीआरआर है बस। नेक्स्ट, फ्यूचरा लिमिटेड had the following items under the head reserve and surplus in balance sheet on 31st March। क्या क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम 80 लाख का है, अच्छा जी। कैपिटल रिजर्व 60 लाख का है, कैपिटल रिजर्व 60 लाख। जनरल रिजर्व 90 लाख का है, ये भी है अपने पास रिजर्व। एंड द कंपनी हैड एक्यूमुलेटेड लॉसेस 250 लाख ऑन द सेम डे। तो लॉस है, तो लॉस तो नेगेटिव फिगर करके दिखाया जाता है, बात समझ में आ रहा है? लॉस नेगेटिव फिगर करके दिखाया जाएगा 250। आगे बोल रहा है रिजर्व एंड सरप्लस टू बी डिस्क्लोज इन बैलेंस शीट, तो नेट दिखा देंगे भाई कितना बनेगा। पहला है 80, दूसरा है 60, तीसरा है 90 माइनस 250, तो रिजर्व एंड सरप्लस -20 दिखाया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। आसान सा क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स इज एन एक्सपेंस रिलेटिंग टू एक्टिविटी, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट का बात कर रहे हैं। तो हमने कोई लोन लिया, अगर उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे, कौन सा एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो मेरे ख्याल से द ऑप्शन शुड बी सी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डैश इज अ रिजर्व विच शुड बी क्रिएटेड बाय इंश्योरर, इंश्योरेंस कंपनी का बात कर रहा है, टुवर्ड्स लॉसेस विच माइट अराइज ड्यू टू एंटायरली अनएक्सपेक्टेड सेट ऑफ इवेंट्स एंड नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक नोन पर्पस। तो ये रिस्क के लिए लोग एक रिजर्व बनाता है, उसका नाम है कैटास्ट्रोफिक रिजर्व, याद होगा आपको। जनरल रिजर्व नहीं, कैटास्ट्रोफी रिजर्व, यस यस यस। रेवेन्यू रिजर्व नहीं हो सकता, सरप्लस नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कैटास्ट्रोफिक रिजर्व। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एज पर AS2। AS2 में कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा? बोलता ड्यूटीज एंड टैक्सेस सब्सिक्वेंटली रिकवरेबल फ्रॉम टैक्सेस टैक्सिंग ऑथोरिटीज, मतलब रिफंडेबल टैक्सेस नहीं, ये कॉस्ट का पार्ट नहीं है ना। इज इंक्लूड बोल रहा है। फ्रेट इनवर्ड, हाँ फ्रेट इनवर्ड इंक्लूड करेंगे, रिबेट नहीं, ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी फ्रेट इनवर्ड इंक्लूड होगा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में। फ्रेट इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है ना। अच्छा, नेक्स्ट है नफरा कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। नफरा में कौन कौन है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी होता है, हाँ। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कमिटी होता है, हाँ। एनफोर्समेंट कमिटी होता है, हाँ। तो तीनों ही तो होता है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। बेसिक एलिमेंट क्या क्या होता है ऑडिट रिपोर्ट में? की ऑडिट मैटर होता है, हाँ होता है। ऑडिटर्स ओपिनियन होता है, हाँ होता है। बेसिस फॉर ओपिनियन होता है, हाँ होता है। तो यानी मेरे ख्याल से इसका भी ऑप्शन सही लग रहा है, डी, ऑल ऑफ दीज। समझ में आ गया? नेक्स्ट, ऑडिट रिपोर्ट कंटेंट्स। ऑडिट रिपोर्ट में क्या रहेगा? डिटेल्स ऑफ फैक्ट ना, डिटेल्स ऑफ फ्रॉड ना, एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, हाँ ऑडिटर का ओपिनियन तो उसमें रहता है, हाँ हाँ हाँ। एक्सप्रेशन ऑफ सजेशन ना ना। तो ऑडिट रिपोर्ट में क्या रहता है? एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, ठीक है। नेक्स्ट, a cost auditor submit his report along with reservations and observation in form number। cost auditor अपना reservation observation किस में देता है? CRA 3, फॉर्म नंबर CRA 3, हाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 सी CRA 3।
ठीक है। नेक्स्ट, ऑडिटर ऑफ कंपनी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन डैश शुड नॉट एक्ट एज कॉस्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। हाँ, तो ये कौन से सेक्शन में बोला है, लोग यही पूछ रहा है ना, सेक्शन 139 में। हाँ, तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा सही? हाँ, ए ही है, पहला ही दे दिया है 139। नेक्स्ट, डैश रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन बाय मोर देन वन ऑडिटर। एक से ज्यादा ऑडिटर मिलकर अगर ऑडिट कर रहे हैं उसको बोलते हैं जॉइंट ऑडिट। तो भैया ये ऑप्शन होना चाहिए ए, जॉइंट ऑडिट। नेक्स्ट, बेनिफिट ऑफ ऑडिट सैंपलिंग। ऑडिट सैंपलिंग करते हैं ना अपने लोग, पूरा थोड़ी ना चेक करते हैं, सैंपल करते हैं ना भाई। पूरा चेक करने जाएंगे बहुत टाइम लगेगा, बहुत पैसा लगेगा, तो सैंपलिंग लगता है। इट रिड्यूसेस वर्कलोड ऑफ ऑडिटर। हाँ, पूरा नहीं चेक करके थोड़ा सा चेक करेंगे, वर्कलोड कमेगा। इट सेव्स टाइम एंड कॉस्ट। हाँ, अभी तो बोल ही रहा था, टाइम भी बचेगा, कॉस्ट भी बचेगा। इट गिव्स डिपेंडेबल रिजल्ट एज इट इज बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग मेथड। हाँ, डिपेंडेबल रिजल्ट आता है। तो बोलता है कौन सा भैया बेनिफिट क्या है? ऑल ऑफ दीज ही बेनिफिट हो गया, सारा ही बेनिफिट है। नेक्स्ट, which of the following records are not maintained by cooperative society for accounting records? कौन सा कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बनाता? ठीक है, कैश बुक नहीं, कैश बुक बनाता है भाई। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अरे भाई साहब ये कंपनी बना, कंपनी के पास होता है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का थोड़ी ना होता है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन बी देख ले, बाकी देख के भी क्या कर लेंगे। नेक्स्ट, 14, इन रिलेशन टू एडवांस मेड बाई बैंक। एडवांस मेड बाई बैंक, अच्छा, एंड ऑडिटर नीड्स टू रिव्यू विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, वो बैंक ऑडिट का बात कर रहा है, क्या क्या रिव्यू करेगा? स्क्रूटिनाइज द सब्सिडियरी लेजर एंड कंट्रोल अकाउंट, चेक करना पड़ेगा। स्क्रूटिनाइज द ओवरड्यू अमाउंट एंड स्कीम फॉर रिकवरी ऑफ सच अमाउंट। हाँ, जो ओवरड्यू हो गया और उसका कैसे रिकवरी होगा, हाँ वो भी चेक करना है। इंश्योर द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अकाउंट, हाँ चेक करेगा। तो मेरे ख्याल से ऑल ऑफ दिस, इस सेट में ऑल ऑफ दिस कुछ ज्यादा ही है ना। नेक्स्ट, अच्छा लास्ट बच गया 15 इस सेट का, क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉलोइंग अंडर द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ बैंक। कौन सा बैंक नहीं है? कमर्शियल बैंक, बैंक है। रीजनल रूरल बैंक, हाँ होता है। कोऑपरेटिव बैंक होता है। तो ये हो गया नन ऑफ दिस। खत्म हो गया ये सेट भी। कितना कितना डिफिकल्ट है बताओ। सीएमए इंटरमीडिएट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ऑडिटिंग का मॉडल क्वेश्चन पेपर है। ये आपका दिसंबर 2024 का सेट 1, दिसंबर 2024 सेट 1 मॉडल क्वेश्चन पेपर है। इसका हम लोग एमसीक्यू करेंगे सबसे पहले। तो चलिए मेरे साथ साथ करने का कोशिश कीजिए, आप भी आंसर देने का कोशिश करो। बोल रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, नॉट करेक्ट नहीं बोला, बोला कौन सा करेक्ट है। अच्छा, डिबेंचर कैरीज अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। अरे डिविडेंड नहीं होता डिबेंचर पे, इंटरेस्ट होता है, गलत है। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, नहीं। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 नाउ कंपनीज कैनॉट इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, गलत है। अनमार्क्ड एप्लीकेशन आर दोज एप्लीकेशन दैट बियर द स्टैंप ऑफ अंडरराइटर, नहीं भाई, अगर स्टैंप मारा हुआ इस पे तो वो मार्क्ड एप्लीकेशन है, मार्क्ड, अनमार्क्ड नहीं है। एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54 अ कंपनी शैल नॉट इशू शेयर एट डिस्काउंट, हाँ ये ट्रू है, ट्रू, क्योंकि भैया सेक्शन 54 का ये एक एक्सेप्शन है, और ऐसे नॉर्मली ये कंपनी कैन नॉट इशू शेयर एट डिस्काउंट। सेक्शन 54 क्या एक्सेप्शन दिया था याद है ना, ओनली स्वेट इक्विटी शेयर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट, इन अ बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड अंडर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 13, हाँ, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट शैल बी शोन। अरे वो शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, वो जो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का सेकंड हेड का नाम है। फर्स्ट हेड है शेयर होल्डर्स फंड, सेकंड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, थर्ड है नॉन करंट लायबिलिटी, फोर्थ है करंट लायबिलिटी। ठीक है, मतलब अंडर शेयर होल्डर फंड नहीं भाई, अलग हेड है। अंडर नॉन करंट लायबिलिटी नहीं भाई, अलग हेड है। अंडर करंट लायबिलिटी नहीं, एज अ सेपरेट लाइन आइटम, हाँ वो एकदम सेपरेट आइटम ही है। ऑप्शन नंबर डी सेपरेट है ना, किसी हेड में नहीं है, उसका अलग ही हेड है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अ बिजनेस मस्ट जनरेट पॉजिटिव नेट कैश फ्लो फॉर इट टू सर्वाइव इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में सर्वाइव के लिए कहां पॉजिटिव कैश फ्लो चाहिए? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट बेच के तुम पैसा लाके कुछ दिन कंटिन्यू कर सकता है, लॉन्ग रन तो नहीं चलेगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं, टेम्पररी है वो भी। ऑपरेटिंग, हाँ भाई धंधा से पैसा आना चाहिए,
तो ये होना चाहिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नॉन कैश एक्टिविटी तो नहीं। नेक्स्ट, लॉसेस ऑफ थेफ्ट आर कवर्ड बाय डैश इंश्योरेंस पॉलिसी, वो बगलरी इंश्योरेंस होता है, बगलरी बगलरी ए बगलरी, फायर एंड मरीन नन ऑफ दिस नहीं होगा, बगलरी चोरी मतलब बगलरी, ठीक है। द एक्सपेक्टेड सेल प्राइस ऑफ द स्टॉक इज 20 लाख, सेल प्राइस, कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल इज पेबल टू एजेंट, मतलब वो तुम्हारा सेलिंग एक्सपेंस है। एनआरवी क्या है? अरे वो इंडेक्स 2 का क्वेश्चन है, तो इसके लिए करना होता है एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस, जो कि है 20 का 10%, यानी 2 हटा दो तो 18 बचेगा एनआरवी। तो आपसे पूछा था एनआरवी कितना है, तो एनआरवी ये रहा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 18 लाख। पहले 5 में कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, एकदम समझ में आ रहा है, बढ़िया लग रहा है, ओके, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा, ठीक। नेक्स्ट, एसेट 230 स्टैंड्स फॉर, एसेट 230 किसका था? मैंने बोला एक तो पूछता ही ऐसे का नाम, नंबर देके नाम, ये तो तुम्हारा वो था ना, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, अरे आ जाएगा स्क्रीन में, क्यों घबरा रहे हो, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, करेक्ट। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सेक्रेटरियल ऑडिट इज एप्लीकेबल टू पब्लिक कंपनी हैविंग द पेड अप कैपिटल, जिनका 50 करोड़ या उससे ज्यादा का कैपिटल होता है उसको सेक्रेटरियल ऑडिट कराना पड़ता है, ऑप्शन ए 50 करोड़। फॉर्म फॉर सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट, इसके लिए तो MR3 लगता है इसके लिए, हाँ, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट कौन से फॉर्म में जमा किया जाता है? MR3, ठीक है, फॉर्म नंबर MR3। नेक्स्ट, अनपेड डिविडेंड, अरे वही अनक्लेम डिविडेंड, स्टैंडिंग एट द क्रेडिट ऑफ अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट should be transferred to investor education and production fund, हाँ, after dash share of remaining unpaid, 7 साल तक वेट करेंगे इंसान का, नहीं आएगा तो ट्रांसफर कर दिया था, 7 साल, ऑप्शन नंबर सी 7 years। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस कैन नॉट बी रेंडर्ड, कैन भी नहीं बोला, कैन नॉट बी, बाय एन ऑडिटर ऑफ कंपनीज एक्ट 13, ऑडिटर कौन सा सर्विस नहीं दे सकता? वाउचिंग, और तो करेगा भाई ऑडिट में, वेरिफिकेशन एसेट लायबिलिटी करेगा भाई, इशुइंग सर्टिफिकेट ऑन रेलिवेंट मैटर, हाँ दे सकता है, प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस, ना ये तो रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज में आता है, तो वही तो पूछा था, कैनॉट रेंडर, रेस्ट्रिक्टेड सर्विस में है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं दे सकता ऑडिटर, ठीक है। नेक्स्ट, एन ऑडिटर, एन इंडिविजुअल ऑडिटर हु हैज कंप्लीटेड हिज टर्म, अपना टर्म पूरा कर लिया, shall not be eligible for reappointment and auditor in the same company for 5 साल, 5 साल के बाद फिर आ जाएगा, 5 साल तक तो नहीं आ सकता, तो 5 साल, ऑप्शन नंबर कौन सा यहां पर? ऑप्शन नंबर बी, नेक्स्ट 5 years। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑडिट रिस्क, कौन सा ऑडिट रिस्क? अरे ऑडिट रिस्क में तो 3 था ना, ICD, इनहेरेंट, कंट्रोल, डिटेक्शन रिस्क, इनहेरेंट होता है, डिटेक्शन होता है, कंट्रोल होता है, कौन सा नहीं होता पूछा है, ओमिशन रिस्क बोल के कुछ नहीं है ऑडिट में। Next, an audit which is conducted considering the particular area, एक particular area सिर्फ audit होगा of accounting which the owner thinks essential is known as, एक एरिया, पूरा ऑडिट नहीं हो रहा है, कंप्लीट ऑडिट नहीं है, पार्शियल ऑडिट है, एक एरिया अगर चेक कर रहे हैं तो उसको पार्शियल ऑडिट बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? कंप्लीट ऑडिट नहीं, पार्शियल, पार्शियल मिल गया, ऑप्शन नंबर बी पार्शियल ऑडिट, समझ गया। नेक्स्ट, a company auditor resigning from his post, ठीक है, shall inform the same to the registrar in ADD3, जब वो रिटायर करता है, अपने रिटायर बोल रहा, रिजाइन करता है, तो ADD3 जमा करेगा रजिस्ट्रार को, तो फॉर्म नंबर ADT3। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रूरल सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम इन इंडिया, कौन सा? ग्राम पंचायत तो होता है, हाँ, ग्राम परिषद, वेरी गुड, करेक्ट, ये सेट भी खत्म हो गया, आसान ही तो था, कौन सा डिफिकल्ट है तुम लोग के लिए बताओ, आसान था, खत्म। CMA इंटरमीडिएट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ऑडिटिंग मॉडल क्वेश्चन पेपर जून 2024, देखो जून नहीं सॉरी दिसंबर 2024 का सेट 2 करने वाले, और इसमें सबसे पहले MCQ कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं भैया? MCQ, एक एक करके देखते हैं, इजी है, अरे MCQ होता ही इजी है, तुम लोग प्लीज ट्राई करना खुद से, हाँ, सिर्फ मेरा को देखना नहीं। गिवन पेड अप कैपिटल 10 लाख है, फ्री रिजर्व 2 लाख, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट परमिसिबल फॉर बाईबैक?
मैक्सिमम बाईबैक कितना हो सकता है? तो अकबर याद हो तो पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 25% होता है। अब यहां पर पेड अप कैपिटल आपको 10 लाख बोल दे रहा है, फ्री रिजर्व बोला 2 लाख, तो टोटल हो गया 12 लाख, और 12 लाख का 25% कीजिए, कितना होता है? 3 लाख। तो ये ऑप्शन नंबर डी निकल के आएगा, 3 लाख। ठीक है, नेक्स्ट, ईपीएस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ विच अमाउंट? ईपीएस तो होता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर या अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। किसके बेसिस में होता है? बोलते प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल, हाँ वही लेते हैं। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, ये नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रॉफिट लेंगे पीएल से, वही प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। नेक्स्ट, सेल ऑफ कॉपीराइट इज कंसर्न विद कैश फ्लो फ्रॉम। अरे कॉपीराइट है, इंटेंजिबल एसेट बेच रहे हैं, एसेट बेचे है ना, कौन सा एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एसेट बेचे है ना, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल, एसेट बेचना खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट, अ बैंकिंग कंपनी नीड्स टू ट्रांसफर मिनिमम ऑफ -% ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व फंड। और रिजर्व फंड में कितना ट्रांसफर होता है? 25%, 25। तो बैंकिंग कंपनी बोलता है 25। ओके, नेक्स्ट, फेयर वैल्यू बिफोर राइट इज 20, theoretical x right value is 18, calculate right factor, वही right adjustment factor, रैफ था तुम्हारा क्या बोलते हैं, कम राइट प्राइस डिवाइडेड बाय एक्स राइट प्राइस, यही तो राइट फैक्टर का फॉर्मूला था, कम बाई एक्स। तो कम राइट है 20, एक्स राइट है 18, तो ये कितना आएगा? 20 डिवाइडेड बाई 18 दैट इज 1.11। ऐसा ऑप्शन है देखो तो, हाँ ऑप्शन नंबर सी, राइट एडजस्टमेंट फैक्टर निकालने का फॉर्मूला, कम बाई राइट, सॉरी कम बाई एक्स किया हुआ है ना आपने लोग, वो इंडेस 33 ईपीएस में किया था आपने, राइट। फिर बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेम्पररी ऑडिट फाइल? कौन सा टेम्पररी ऑडिट फाइल में नहीं मिलेगा? नॉट अ पार्ट, हाँ। करस्पॉन्डेंस रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस ऑफ एनुअल रिअपॉइंटमेंट, हाँ मिलेगा। ऑडिट प्रोग्राम, हाँ। एक्सट्रैक्ट ऑफ मीनिंग्स ऑफ बोर्ड मीटिंग, हाँ। लीगल एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी, नहीं, ये तो परमानेंट फाइल में रहता है, टेम्पररी में नहीं रहता, परमानेंट में। ओके, नेक्स्ट, परमानेंट ऑडिट फाइल डज नॉट कंटेन, कौन सा चीज परमानेंट ऑडिट फाइल में नहीं मिलेगा? अ रिकॉर्ड ऑफ स्टडी एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये मिलेगा, नॉट कंटेन बोला है। सिग्निफिकेंट ऑडिट ऑब्जर्वेशन ऑफ अर्लियर ईयर्स, हाँ रहेगा, अर्लियर ईयर्स का तो रखेंगे ही परमानेंट फाइल में। कॉपीज ऑफ मैनेजमेंट लेटर, नहीं ये तो टेम्पररी फाइल में रहता है। और एनालिसिस ऑफ सिग्निफिकेंट रेशियो, ये रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी लग रहा है कि ये परमानेंट ऑडिट फाइल में नहीं दिखेगा। नेक्स्ट 7 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत कॉमन क्वेश्चन ये वाला, ईच क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉट इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कैन बी ऑडिटर ऑफ एटलीस्ट हाउ मेनी कंपनी? कितना ऑडिट कर सकते हो? 20, 20 कंपनी का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एज पर कारो? कारो का 21 पॉइंट था ना, तो बोला इनमें से कौन सा कारो का पॉइंट नहीं है? इन्वेंट्री है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट है, रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज ना, ये नहीं कारो में, रिपेमेंट ऑफ लोन है। तो ऑप्शन नंबर सी, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये भी कॉमन है, अ कॉस्ट ऑडिटर सबमिट हिज रिपोर्ट along with reservation and observation in form number। कॉस्ट ऑडिटर कौन रिपोर्ट सबमिट करता है, कौन से फॉर्म में? CRA 3, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट 3, CRA 3, ऑप्शन ए। इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करेगा? डायरेक्टर लोग। इंटरनल ऑडिटर कौन लेके आएगा? डायरेक्टर, ऑप्शन है हाँ बी। 11 हो गया, 4 और है, फिर ये सेट खत्म। नेक्स्ट, एनी कैजुअल वैकेंसी इन गवर्नमेंट, CAG फिल करता 30 दिन के अंदर। कंपनी इज फाइल्ड बाय CAG ऑफ इंडिया विद इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज, अभी तो बोला था 30 डेज, CAG करेगा 30 दिन में, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एनी डिफॉल्ट ऑन पार्ट ऑफ कंपनी टू डिपॉजिट टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अनपेड डिविडेंड डिपॉजिट नहीं किया विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, वो 7 साल का टाइम है ना, अगर डिपॉजिट नहीं करे 7 साल के अंदर, द कंपनी नीड्स टू पे इंटरेस्ट, हाँ 12% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ता है, 12% पर एनम के हिसाब से। तो इंटरेस्ट कितना देना है? 12% पर एनम।
ठीक है। ये तो पहला क्लास में ऑडिट कम पढ़ाते हैं। ऑडिट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडायर। ऑडायर वर्ड से है, ऑडायर सुनने, ऑडायर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी बहुत कॉमन है, इज नॉट अ पार्ट ऑफ अर्बन सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम इन इंडिया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है हमारे यहां, टाउन पंचायत होता है, म्यूनिसिपैलिटी होता है, ना ना ना, म्यूनिसिपल सोसाइटी नहीं होता, नहीं होता, बस खत्म ये सेट। क्या ही डिफिकल्ट है, छोटा छोटा टाइम लगता है। मेरे को तो लगता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ऑडिटिंग का ये 15 क्वेश्चन करने में आपको 6 मिनट से 9 मिनट के बीच में लगता है, और 9 मिनट में ये कर लिया, तुम्हारा 30 मार्क्स हो जाने से तुम पास होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। खत्म। सीएमए इंटरमीडिएट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का मॉडल क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, और ये है जून 24 का सेट 1। जून 24 में एक ये सेट निकला था, सेट 1, तो यही वाला पेपर है। और इसका हम लोग अभी कर रहे हैं सबसे पहले एमसीक्यू। आप मेरे साथ साथ करोगे, ठीक है ना। और इंस्टीट्यूट का दिया हुआ आंसर में शायद एक आध गलत है, वो भी मैं ठीक करा दे रहा हूं, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। इंस्टीट्यूट का वाला आंसर देखने जाओगे तो हो सकता है एक आध आंसर टैली ना करे, वो ड्यूटी वहां पर टाइपिंग मिस्टेक से। चलो अब देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व नहीं पूछा है, नॉट अ फ्री रिजर्व। जनरल रिजर्व, ये तो फ्री रिजर्व है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये भी फ्री रिजर्व है। रिवैल्यूएशन रिजर्व ना, ये फ्री रिजर्व नहीं है। रेवेन्यू रिजर्व फ्री रिजर्व है। पूछा था कौन सा फ्री रिजर्व नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। इंस्टीट्यूट जो आंसर दिया ना उसमें ऑप्शन बी लिखा है, वो गलत है, हाँ, तुम गड़बड़ी मत करना। नेक्स्ट, इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन पेबल विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। कोई लॉन्ग टर्म लोन है कि उसका एक इंस्टॉलमेंट है जो अगले 12 महीने में पे करना है, इसको हम लोग बोलते हैं करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ये हम लोग का करंट लाइबिलिटी होता है। इज शोन अंडर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी अंडर द हेडिंग, कौन सा हेडिंग में आएगा, करंट लाइबिलिटीज। अगले 12 महीना में कुछ भी पे करना है तो वो मेरा लाइबिलिटी है, 12 महीने में पे करना है तो करंट है, तो करंट लाइबिलिटी। कोई ऑप्शन है, हाँ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज एडेड बैक टू प्रॉफिट while arriving cash from operating activity। हाँ, वो अपने लोग चालू करते हैं ना नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से, वो बिफोर टैक्स बनाते हैं, उसके बाद ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है। फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज, वाई, रीजन क्या है, डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंडिचर। हाँ, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, रीजन तो यही है। अब जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं रीजन के साथ पढ़ाता हूं, क्यों सारा चीज होता है। अब कुछ बच्चा लोग को लगता नहीं रीजन का जरूरत, देखो रीजन पूछ लिया। नेक्स्ट, रेट ऑफ प्रोविजन ऑन एडवांस डाउटफुल फॉर मोर देन 3 years। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 100% है, बैंकिंग कंपनी का क्वेश्चन है ना, 100% मोर देन 3 years। नेक्स्ट, इफ नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग देयर 50, नेट प्रॉफिट है 50,000, नेट प्रॉफिट है 50,000 एंड बिल रिसीवेबल हैव डिक्रीज बाई 10,000। बिल रिसीवेबल मेरा करंट एसेट होता है, और बोल रहा है करंट एसेट डिक्रीज हो गया। करंट एसेट इंक्रीज होता है, एसेट इंक्रीज होने का मतलब खरीदे पैसा गया आउटफ्लो, पर यह तो डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज कब होगा, एसेट जब बेच दिए होंगे तो घर में पैसा आया होगा, इनफ्लो है, तो 10,000 का इनफ्लो हो जाएगा ड्यूरिंग द ईयर। देन कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो 50 के साथ ऐड हो जाएगा 10, तो ये बन जाएगा 60,000। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 60,000। बहुत कॉमन क्वेश्चन, काफी बार पूछा गया है ऐसा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ ऑडिट सैंपलिंग। कौन सा ऑडिट सैंपलिंग का स्टेप नहीं है। सैंपल डिजाइन स्टेप है, सैंपल साइज, हाँ, सैंपल सिलेक्शन, हाँ, सैंपल डिस्प्लेइंग, ये क्या होता है हमको भी नहीं पता, तो ऑप्शन नंबर डी, नॉट अ स्टेप बोला था, ऐसा कोई स्टेप का नाम मैंने सुना नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर बेनिफिट ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल लगा के रखे, तो क्या बेनिफिट है, इंप्रूव कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। हाँ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस इंप्रूव होगा कंट्रोल लगाएंगे तो। ट्रिकलिंग डाउन ऑफ अकाउंटेबिलिटी टू ऑपरेशनल मैनेजमेंट। हाँ, ऑपरेशनल मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। इंप्रूव इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन एंटिटीज ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। यस, अगर मेरा इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल स्ट्रांग होगा तो लोगों का तो विश्वास बढ़ेगा हमारे ऊपर, करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव।
ठीक, नेक्स्ट, द कंपनी शैल इन्फॉर्म ऑडिटर कंसर्न of his or its appointment and also file a notice of such appointment with the registrar within 15 days of the meeting in which auditor is appointed in form. तो कंपनी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करता है एडीटी 1 में कि वो अपॉइंट कर लिया ऑडिटर, तो इसका ऑप्शन है ए, एडीटी 1। फॉर्म का सारा याद रखना, सब बहुत क्वेश्चन पूछता है फॉर्म वाला। अच्छा, परमानेंट फाइल डज नॉट कंटेन, परमानेंट फाइल में क्या नहीं होता, क्या होता नहीं, क्या नहीं होता है, बोल रहा है अ रिकॉर्ड ऑफ स्टडी एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये तो होता है। सिग्निफिकेंट ऑडिट ऑब्जर्वेशन ऑफ अर्लियर ईयर्स, हाँ ये भी मिलेगा परमानेंट फाइल में। कॉपीज ऑफ मैनेजमेंट लेटर ना, ये परमानेंट फाइल में नहीं होता। एनालिसिस ऑफ सिग्निफिकेंट रेशियो एंड ट्रेंड, ये होता है। तो पूछा था कौन सा नहीं होता है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी। बोलो जी, ठीक है क्या? ठीक है ना, चले आगे। ओके, नेक्स्ट, SA 530 स्टैंड्स फॉर, SA 530 ऑडिट सैंपलिंग का था। हाँ, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन नहीं, बी ऑडिट सैंपलिंग। भाई मैं बार बार बोल रहा हूं, ये SA का नंबर और उसका नाम याद कर लो, एक क्वेश्चन तो आना ही है, 2 नंबर तो मिलेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट में क्या नहीं मिलेगा? सिग्नेचर ऑफ ऑडिटर मिलेगा, डेट ऑफ रिपोर्ट मिलेगा, अटैचमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस है, ऑडिट एविडेंस कौन लगाता है इसके साथ? ऑडिटर एड्रेस रहेगा। तो भैया मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी, अटैचमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस सही है। नेक्स्ट, सेक्रेटरियल ऑडिट इज कवर्ड अंडर सेक्शन, अरे ये सेक्शन कौन सा था? 204, सेक्शन 204 था सेक्रेटरियल ऑडिट का। हाँ, ऑप्शन नंबर ए 204। नेक्स्ट, टेस्ट चेकिंग, अरे वो सैंपल करता है ना, टेस्ट चेकिंग। हाँ, रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल थ्योरी, नहीं, सैंपलिंग थ्योरी। हाँ हाँ, सैंपलिंग थ्योरी लगता है इसके ऊपर, ज्योमेट्री थ्योरी, स्टेक होल्डर थ्योरी, फालतू बात बोल रहा है। ऑप्शन नंबर बी, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन बनाया है, ऑप्शन ऐसा दिया, ऑप्शन से ही तुम आंसर बोल देगा। नेक्स्ट, ये 14 बहुत कॉमन है, बार बार पूछता है ये सब। A cost auditor submit his report along with reservation and observation in form number. Cost auditor जमा करता है CRA 3, cost audit report 3, फॉर्म नंबर 3 है CRA 3। नेक्स्ट, ये भी बहुत कॉमन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेम्पररी फाइल, कौन सा टेम्पररी फाइल का पार्ट नहीं है? करस्पॉन्डेंस रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस ऑफ एनुअल रिपोर्ट, ये तो मिलेगा आपको। ऑडिट प्रोग्राम, हाँ मिलेगा। एक्सट्रैक्ट ऑफ मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग मिलेगा। लीगल एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी, नहीं, ये टेम्पररी फाइल में नहीं रहता है, ये तो परमानेंट फाइल में रहता है। हो गया 15 का 15, ये सेट भी ओवर हो गया, कितना आसान था। CMA इंटरमीडिएट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का मॉडल क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। कौन सा मॉडल क्वेश्चन पेपर सर? दिसंबर 23 का सेट 1, दिसंबर 23 सेट 1 का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो आया है वो कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले है MCQ, तो चलिए फटाफट MCQ सल्टा दिया जाए। बहुत आसान आसान से MCQ आपके लिए क्या है, आप देखोगे धीरे धीरे आपको सब कॉमन लगने लग जाएगा। अगर आप सारा मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करोगे ना, तो आपको सारे क्वेश्चंस कॉमन दिखने लग जाएंगे। चलो क्या बोल रहा है देखो, पहला, पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैन बी रिडीम, कब रिडीम कर सकते हैं? आफ्टर परमिशन फ्रॉम कंपनी लॉ बोर्ड, नहीं। आफ्टर मेक देम फुली पेड, हाँ, only fully paid preference shares can be redeemed, partly paid preference shares cannot be redeemed। तो ऑप्शन नंबर इसका होना चाहिए बी, ऑप्शन नंबर बी, आफ्टर मेकिंग देम फुल्ली पेड। चलो जी, पढ़ा है ना सेक्शन 55, वही है। फिर बोलता है गिवन पेड अप शेयर कैपिटल 10 लाख, फ्री रिजर्व 2 लाख, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ परमिसिबल फॉर बाईबैक? बाईबैक कितना कर सकते हैं? ये तो रूल बनाया हुआ है कि पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 25%। अब ये लोग बोल रहे हैं पेड अप 10 है और फ्री रिजर्व 2 लाख है, तो 10 लाख का 25%, तो कितना होता है? 3 लाख रुपए। तो 3 लाख मतलब ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन काफी बार पूछता है लोग एग्जाम में। नेक्स्ट, इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन पेबल विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स इज शोन अंडर बैलेंस शीट ऑफ कंपनी अंडर द हेडिंग, बोलो बोलो। हाँ, अरे भाई लॉन्ग टर्म लोन है, उसका एक इंस्टॉलमेंट है जो अगले 12 महीना में देना है। जो 12 महीना में देना है वो मेरा करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग से करंट लायबिलिटी है,
और जो 12 महीने के बाद देना है वो तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के हेड में दिखाई देगा। तो ये जो 12 महीने के अंदर देना है मेरा करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? ऑप्शन नंबर डी, करंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 15,000। बोलता है हमारा नेट प्रॉफिट 15,000 निकाले हैं, ठीक है। बोलता है इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस ऑन 1/1/21/2000। बेसिकली रिसीव इन एडवांस बोलना चाह रहा है ये पिछले साल का है। हाँ, पिछले साल का क्लोजिंग प्रिंसिप, मतलब ये इस साल नहीं मिला होगा, पिछले साल ही मिला होगा, ऐसे लैंग्वेज बोल रहा है। तो ये कैश में तो आया नहीं होगा, तो हटाओ इसको, इस साल नहीं आया है, पर प्रॉफिट में तो घुस गया होगा इस साल के में, समझ रहे हैं ना। एंड ऑन 31/12 3,000 कैश फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा, और 31/12 को मतलब इस साल प्रिंसिप हुआ है, तो जो मिला है तो कैश सच्ची में आया 3,000 इस साल का है। बोलता है कैश फ्रॉम ऑपरेशन कितना होगा, तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन नेट कर लो, कितना आएगा 13,316, तो 16,000 अपना कैश फ्रॉम ऑपरेशन है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि 2,000 रुपया बच्चे ओपनिंग प्रिसिव्ड है, तो टेक्निकली ये पिछले साल मिल गया था पर इस साल का था, इस साल का था तो प्रॉफिट में घुस गया होगा, पर इस साल मिला तो नहीं, हम तो कैश फ्लो बनाया, मिला नहीं है ना कैश में, हटाओ। और जो क्लोजिंग प्रिसिव्ड है वो इस साल मिला है, अगले साल इस साल मिला है, तो ऐड कर दो कैश फ्लो में। कैश फ्लो में तो कैश बेसिस में अकाउंटिंग होता है, तो वही तो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डेट ऑफ बिल 5/1/22, पीरियड 5 मंथ्स है। सुन, अगर डेट ऑफ बिल 5/1/22 है, 5 मंथ्स का बिल है, तो ये हो जाएगा 5/6/22, 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड कर लो तो 8/6/22, ये अपना मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल है। रेट ऑफ डिस्काउंट है 8%, ठीक है। व्हाट इज रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड इफ अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31/12/22, 31/3/22। तो सुनो ना, 8/6/22 है, 31 मार्च 22, तो 31 मार्च के बाद कितना दिन आएगा? मार्च के बाद आता है अप्रैल, अप्रैल का 30 दिन, फिर आएगा मई, मई में होता है 31 डेज, उसके बाद जून, जून में 8 दिन, तो टोटल 69 डेज का रिबेट ऑन बिल है। किंतु इस क्वेश्चन का खासियत जानते हो क्या है? इसमें अगर तुमको रिबेट निकालना तो अमाउंट ऑफ बिल चाहिए, अमाउंट ऑफ बिल ही नहीं दिया, क्वेश्चन फ्रेमिंग में मिस्टेक है। खासियत क्या है? क्वेश्चन में मिस्टेक है, अमाउंट ही नहीं दिया। अब अगर एग्जाम में ऐसा काम करे तो कुछ भी टिक मार्क लगा देना, तुम्हारे पास क्या ही ऑप्शन है, क्योंकि अब नहीं दिया तो बताना पड़ेगा। तो मैं ऐड कर रहा हूं, तुम लोग इस क्वेश्चन में ऐड कर लो अमाउंट ऑफ बिल। अब बिल का अमाउंट ही नहीं है तो हम कैसे करेंगे? चलो ऐसे ले लो, टू रैंडम 56,400 ले लो, सर रैंडम लिखो ना 56,400, ओरिजिनल क्वेश्चन में यही वैल्यू था, बिल का अमाउंट था 56,400। तो हमको 69 डेज का इंटरेस्ट निकालना है, तो कैसे निकालोगे? 56,400 पे इंटू इंटरेस्ट रेट है 8%, 69 डेज का, 69/365 रिबेट। कैलकुलेटर निकालने तो 56,400 इंटू 8% इंटू 69/365, 852.95 आ रहा मेरे कैलकुलेटर में, 852 सबसे नियरेस्ट यही वाला है। ये 0.46 वो राउंड ऑफ का फर्क है भाई साहब, उसकी लड़ाई मत करो मेरे साथ। तो ये आएगा तुम्हारा 852.46, सबसे नियरेस्ट वाला को टिक मार्क लगाओ, डेसिमल है। क्या समझ आ गया? बस। नेक्स्ट ऑडिट का क्वेश्चन है, ऑडिट प्रोसीड्योर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस इंक्लूड। कंप्लायंस प्रोसीड्योर लगाते हैं, हाँ। सब्सटैंटिव प्रोसीड्योर लगाते हैं, हाँ। बोथ ए एंड बी, नाइदर ए एंड बी। ए भाई, बोथ ए एंड बी दोनों प्रोसीड्योर लगता है। आप लोग अगर ऑडिट का मेरा क्लास किए उसमें पहले यही बताते हैं, ऑडिट एविडेंस निकालने का 2 तरीका, ठीक है, कंप्लायंस एंड सब्सटैंटिव। टेस्ट चेकिंग, अरे वही टेस्ट चेकिंग मतलब सैंपल से जो चेक करता है। रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल थ्योरी, ज्योमेट्री थ्योरी, स्टेक होल्डर थ्योरी, नहीं, सैंपलिंग थ्योरी लगता है इसमें, सैंपलिंग थ्योरी। टेस्ट चेकिंग का मतलब ही वही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एज पर कारो। कारो का 21 पॉइंट है, इनमें से अच्छा कौन सा कारो में नहीं है? नॉट, नॉट बोला है। अच्छा, इन्वेंट्री के बारे में लिखा है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, हाँ। रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। रिपेमेंट ऑफ लोन था, तो ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है, बार बार पूछता है लोग एग्जाम में, वेरी कॉमन क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये तो क्वेश्चन बहुत बार क्या होगा, वेरी कॉमन क्वेश्चन। अ कॉस्ट ऑडिटर सबमिट हिज रिपोर्ट अलोंग विथ रिजर्वेशन ऑब्जर्वेशन इन फॉर्म नंबर। कॉस्ट ऑडिटर किस फॉर्म को जमा करता है? कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट 3 CRA 3 जमा करता है, और क्या? ऑप्शन है
CRA 3. Secretarial audit is covered under section 204, 204. ये है section 204. Asset 210 stands for, Asset 210 किसके लिए था? वो तुम्हारा अग्रीइंग इन वो ऑडिट एंगेजमेंट का था, ऑडिट प्लानिंग नहीं, वर्किंग पेपर नहीं, हाँ ये है ऑप्शन नंबर सी, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ये सही लग रहा है। एक क्वेश्चन तो ये लोग इसका पूछता ही है, ऐसे का नंबर देगा, उसका नाम पूछेगा। नेक्स्ट, इंटरनल ऑडिट इज मैंडेटरी फॉर एवरी अनलिस्टेड कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 करोड़। अगर पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा का है तो भैया इंटरनल ऑडिट कराना पड़ेगा। ये वाला जो दिया ना इंस्टीट्यूट क्वेश्चन, इसका जो आंसर दिया उसमें लोग गलत लिखा, उसमें 100 करोड़ ऑप्शन में दिया है, गलत है। 50 करोड़ होता है मोना, 50 करोड़। तुम लोग तो पढ़ा लिखा बच्चा है, तुम लोग सही मार्क करके आना, 50 करोड़ है। ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विस, ओ सर्विस का रिस्ट्रिक्शन सेक्शन 144, सेक्शन 144 था। ये तो स्टार्टिंग के क्लासेस में एकदम रटा रटा के पढ़ाए थे, सेक्शन 144, ठीक है। नेक्स्ट, any casual vacancy in government company is filled by CAG within how many days? 30 days. Very good, 30 days होता है, 30 days। ऑप्शन कौन सा है? बी। इसके बाद वाला क्वेश्चन तो बहुत कॉमन है, which of the following is not a part of rural self governance system in India? Not a part। ग्राम पंचायत होता है, ग्राम परिषद नहीं होता। पंचायत समिति होता है, जिला परिषद होता है, हाँ ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ग्राम परिषद। परिषद का PA होता है ना, परिषद। चलो कोई बात नहीं, जो भी स्पेलिंग है हमको क्या करना, खत्म हो गया, बस आसान था, ये सेट भी खत्म। CMA इंटरमीडिएट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का मॉडल क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, और ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है ये है दिसंबर 23 का सेट 2। हाँ, दिसंबर 23 का सेट 2 कर रहे हैं अभी। और सबसे पहले करना है MCQ, क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन MCQ है, तो MCQ ही करना है अपने को। तो आप लोग भी ट्राई करना मेरे साथ साथ, ठीक है। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। बोलता है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 15,000। तो बोलता है हमारे पास नेट प्रॉफिट है, करंट ईयर का निकाल के रखे हैं, 15 है। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 1 जनवरी 21 2000। भैया ये ओपनिंग डे में मिला है, मतलब ये मेरा ओपनिंग प्री रिसिप्ट है बेसिकली। टेक्निकली ये मिलता है हमको पिछले साल, इस साल के लिए। इस साल ये नहीं मिला होगा, कैश में आया होगा इस साल नहीं। नेक्स्ट, एंड 31 दिसंबर 3000। 31 मतलब ये क्लोजिंग प्री रिसिप्ट है, मतलब मिला इस साल है मगर अगले साल के लिए। कैश फ्रॉम ऑपरेशन, तो कैश बेसिस में कन्वर्ट करना है। तो जो ओपनिंग प्री रिसिप्ट 2000 है, ये पिछले साल का, तो हटा दो, मतलब पिछले साल मिल गया था हमको, इस साल के लिए ओपनिंग प्री रिसिप्ट हटा दो। और इस साल 3000 मिला है अगले का, तो कैश बेसिस में इस साल मिला कितना है? 3000 मिला है, तो जोड़ दो भैया। तो नेट में कितना आता है? 16000। तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन 16000। एकदम कैश फ्लो किया हुआ है तो आराम से समझ में आएगा। और ये क्वेश्चन काफी कॉमन है, कई बार आता है एग्जाम में, ऐसा नहीं है पहली बार हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट, कहां गया भाई, रुक जाओ। नेक्स्ट, which of the following is not mandatory financial statement of general insurance company as per IRDA? जनरल इंश्योरेंस कंपनी को क्या क्या बनाना पड़ता है याद है? रेवेन्यू अकाउंट, PL और बैलेंस शीट, वो कंपलसरी है, और कुछ कंपलसरी नहीं है उसके लिए। तो बोल रहा रेवेन्यू बनाना पड़ेगा, PL बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनाना है। कौन सा कंपलसरी नहीं है? कैश फ्लो स्टेटमेंट, नॉट मैंडेटरी, नॉट मैंडेटरी कैश फ्लो। नेक्स्ट, इंड AS 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्लाइज टू। ये प्रेजेंटेशन किसके लिए है? मतलब स्टैंड अलोन के लिए भी है और कंसोलिडेटेड के लिए भी है। तो वही बोला कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद इंड AS 10, हाँ। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद इंड AS 27, हाँ। बोथ A and B, नन ऑफ दिस, बोथ A and B। ये जो स्टैंडर्ड है ये स्टैंड अलोन पे भी लगता है और कंसोलिडेटेड पे भी लगता है, दोनों पे लगता है। वेरी गुड। नेक्स्ट, कैलकुलेट बेसिक EPS। EPS कैसे निकालते पता है ना? EPS निकालने का फॉर्मूला है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, तभी आता है। तो बोल रहा है ऑर्डिनरी शेयर है 1 लाख ऑफ ₹1 इंच, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो 1 लाख मिल गया मेरे को। डेट वेट दिया नहीं है, तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर तो मेरा 1 लाख है। बोलता है 10% प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड 10% है। 2 लाख शेयर ऑफ 1 इंच, 2 लाख इंटू 1 करेगा 2 लाख का है। पैट दे दिया है 10 लाख का,
तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10 लाख का है, इसमें से पहले प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा, तो 2 लाख रुपीज का कैपिटल होगा, 2 लाख शेयर ऑफ वन ईच, 10% डिविडेंड दे दो इनको 20,000। तो अपने पास अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना है 980, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये 9,80,000 बटेगा 1 लाख लोगों में, तो इनका ईपीएस आएगा 9.8, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इतना आसान सा, तुम लोग इतना भारी भारी ईपीएस निकालता है, अब 2 नंबर के क्या ही तो भारी देगा तुमको। चलो नेक्स्ट, कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, वैंस निकालना है, 31 मार्च 22 ईयर एंड है, ठीक है। पहले बोलता हूं 1 बी लिमिटेड है 1200 ऑर्डिनरी शेयर आउटस्टैंडिंग, तो 1/4 को अपने पास 1200 शेयर था, ठीक है। ऑन 31/8 इट इशूड 400 ऑर्डिनरी शेयर, सो 31/8 को 400 और इशू हो गया, यानी 1200 प्लस 400, अब 1600 शेयर बन गया हमारे पास। नेक्स्ट, ऑन 31/1 इट बॉट बैक 200 शेयर, तो 31/1 अगले साल में 200 बॉट बैक कर लिया, 4+16 में से 200 गया, 1400 बचेगा, इसके बाद 1400 हुआ, बस बोलता वेटेड एवरेज बताओ। तो सुनो ना कैसे देखेंगे, 1/4 से 31/8 कितना मंथ्स है, 4, 5, 6, 7, 8, 5 मंथ्स। वेटेड एवरेज के लिए टाइम पीरियड लगाना है, टाइम फैक्टर 5/12। अब अगला वाला 31/8 से 31/1, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 1, 5 मंथ्स, ये भी 5 मंथ्स का कैलकुलेशन होगा। अब 31/1 है, जनवरी क्या, फरवरी मार्च, 2 मंथ्स, 2/12, 2/12। कैलकुलेटर चलाओ भाई, मेरा चेहरा मत देखो, कैलकुलेटर चलाओ। 1200 इंटू 5/12, 500, 1600 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12, 666.67, 1400 इंटू 2/12, 233.33, प्लस करो, प्लस 666.67 प्लस 500, 1400 आ, तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर वैंस 1400 है, 1400, ऑप्शन बी। ईपीएस से काफी क्वेश्चन पूछ लिया, नहीं एक में ईपीएस निकालने बोल दिया, एक में वैंस निकालने बोल दिया, दोनों कॉन्सेप्ट चेक कर लिया, चलो बढ़िया। नेक्स्ट, ईच ऑफ 3 पार्टीज इन्वॉल्व इन एन ऑडिट प्लेज अ रोल दैट कंट्रीब्यूट टू इट्स सक्सेस। ओके, कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, क्लाइंट हाँ, ऑडिटर हाँ, ऑडिटीज हाँ, ये तो सही लग रहा है। क्लाइंट ऑडिटर दो नहीं, क्लाइंट मॉडरेटर ऑडिटी नहीं, क्लाइंट ऑडिटर ऑडिटी हाँ। अरे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी तो सेम लग रहा है। नहीं भैया, आंख खोल के देखिए, चश्मा पहने फिर भी नहीं दिखाई दे रहा है, छोटा डिफरेंस है, क्या है, सब तो सेम लग रहा है। वेरी गुड भैया, ऑडिटीज लिखा है, ऑडिटीज कैसे हो सकता है, ऑडिटी एक हो सकता है, एक से ज्यादा होगा क्या, तुम जिसका ऑडिट कर रहा है वो एक होगा कि एक से ज्यादा हो जाएगा, हाँ तो एक होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बेटर ऑप्शन, ऑडिटीज नहीं होगा, ऑडिटी एस ज्यादा था, कैसा बेवकूफ बना रहा देख रहा है भाई साहब, क्या क्वेश्चन, अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन बी रिमूव बाय, स्टैट्यूटरी कौन हटाएगा, शेयर होल्डर, और कौन हटा सकता, और किसी का शक्ति नहीं है ना ना। नेक्स्ट, a nomination and a remuneration committee should have how many director, 3 director, 3 director होते हैं इनके। नॉमिनेशन एंड रेम्युनेशन कमिटी में कितने डायरेक्टर होने चाहिए, कम से कम 3। सेक्रेटरियल ऑडिट, अरे सेक्शन 204 का हाँ, इज एप्लीकेबल टू द पब्लिक सेक्टर कंपनी हैविंग द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 करोड़ चाहिए इनको पेड अप, ये ऑप्शन ए है 50 करोड़, तभी इनका सेक्रेटरियल ऑडिट होगा, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट, member of Institute of Company Secretaries of India are eligible to conduct secretarial audit if he or she is having a valid certificate of practice, चाहे वो सीए हो, चाहे सीएमए हो, चाहे सीएस हो, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होगा तो ही कर सकता है ऑडिट, नहीं तो नहीं कर सकता। तो भाई साहब सर्टिफिकेट ऑफ ऑडिट बोल रहा हूं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, सीओपी बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में। नेक्स्ट, Which of the following is not audit risk? Audit risk 3 ही होता है, ICD, इंटरनल सॉरी क्या, इनहेरेंट रिस्क,
कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, इनहेरेंट डिटेक्शन कंट्रोल दिया, ओमिशन रिस्क नहीं होता, ये कोई ऑडिट रिस्क नहीं है। ये बहुत बार पूछता है ये सब क्वेश्चन। CAATS स्टैंड्स फॉर, अरे भाई कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स, ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन डी है। मुझे कैसा कैसा ऑप्शन बनाता है, कॉर्नवॉल एयर एम्बुलेंस ट्रस्ट, चिल्ड्रन एयर एम्बुलेंस ट्रस्ट, सेंटर फॉर अल्टरनेटिव टू एनिमल टेस्टिंग, ये तो देख के ही कोई ऑप्शन बोल देगा यही करेक्ट है। कभी कभी अगर नहीं आए ना क्वेश्चन तो ऑप्शन देख लेना चाहिए, क्योंकि जो ऑप्शन नहीं हो सकता सो काट दो, जो बच गया वही आंसर होगा, फिर आसान तरीका। परमानेंट ऑडिट फाइल डज नॉट कंटेन, बोला, अ रिकॉर्ड ऑफ स्टडी एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, होता है भाई उसमें। सिग्निफिकेंट ऑडिट ऑब्जर्वेशन ऑफ अर्लियर ईयर, हाँ होता है परमानेंट में। कॉपीज ऑफ मैनेजमेंट का लेटर, ये नहीं होता। एनालिसिस ऑफ सिग्निफिकेंट रेशियो ट्रेंड्स, हाँ होता है। तो ये लोग पूछा था कौन सा नहीं होता है परमानेंट ऑडिट फाइल में, तो कॉपीज ऑफ मैनेजमेंट लेटर, तो लोग टेम्पररी फाइल में रखता है। नेक्स्ट, चेकिंग लिस्ट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलो, अच्छा चेकिंग लिस्ट नहीं, चेक लिस्ट। अरे ऑडिटर जो चेक लिस्ट देता है वो किसको फॉलो करना है? एम्प्लॉयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पागल है, मालिक फॉलो करेगा क्या? एम्प्लॉय, बैंकर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मेरा ताऊ लगता है क्या फॉलो करेगा? ऑडिट स्टाफ एंगेज बाय ऑडिटर, हाँ ऑडिट स्टाफ चेक लिस्ट फॉलो करेगा, सब कुछ चेक करके आएगा। ऑप्शन नंबर डी, ये सही लग रहा है। लास्ट बचा है बस, ये सेट खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट में कौन सा नहीं दिखेगा? सिग्नेचर ऑफ ऑडिटर रहेगा, डेट ऑफ रिपोर्ट रहेगा, अटैचमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस ना, ये रिपोर्ट में थोड़ी ना होता है, एड्रेस हाँ होता है। तो मेरे ख्याल से ये है ऑप्शन नंबर सी। बस हो गया, खत्म है ये सेट भी। CMA इंटरमीडिएट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग दिसंबर 2024 का पेपर में मैं भी सॉल्व कर रहा हूं सेक्शन नंबर ए, जो कि MCQ है बच्चे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट हो जाओ, आप लोग मेरे साथ साथ ये सॉल्व करोगे, अज्यूमिंग कि जैसे आप एग्जाम में सॉल्व करते हो ना, बस वैसे ही सॉल्व करोगे साथ साथ। चलो मैं एक एक करके पढ़ता हूं, मैं समझाने का कोशिश भी करता हूं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टैट्यूटरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इनमें से कौन सा स्टैट्यूटरी बुक्स नहीं है? नॉट बोला है बच्चे, ध्यान देना, नॉट। रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये तो स्टैट्यूटरी बुक्स में आता है। एनुअल रिटर्न, ये भी स्टैट्यूटरी बुक्स में आता है। रजिस्टर ऑफ ऑफिसर्स है ना 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 ना, ऐसा तो कोई स्टैट्यूटरी बुक नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। अच्छा अगला ऑप्शन पढ़ना तो पढ़ लो, रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ डायरेक्टर्स, ये भी रजिस्टर होता है। नेक्स्ट है, कंपनी में परचेज इट्स ओन शेयर, खुद का शेयर परचेज करेगा, वो इक्विटी भी हो सकता है, प्रेफरेंस भी हो सकता है। ओन शेयर बोला, इक्विटी प्रेफरेंस नहीं बोला। और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, दूसरे सिक्योरिटीज का बात कर, कहां से? आउट ऑफ, सुनो ना, मैं बताता हूं। हम लोग जब प्रेफरेंस शेयर रिडीम करते हैं, इक्विटी शेयर, हाँ प्रेफरेंस शेयर जब रिडीम करते हैं, एक तो हम लोग रिडीम कर सकते हैं CRR बना के, CRR बनता है फ्री रिजर्व से। दूसरा, या फिर हम लोग फ्रेश इशू कर सकते हैं, इक्विटी प्रेफरेंस कुछ भी। किंतु बाईबैक जब होता है तो उसमें फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करके CRR बनता है, और शेयर ऑफ अदर क्लास इशू होता है, मतलब इक्विटी शेयर। तो देखते हैं कौन सा सही बोल रहा है। फ्री रिजर्व यूज कर सकते हैं, हाँ। सिक्योरिटीज में यूज कर सकते हैं, हाँ। प्रोसीड्स ऑफ इश्यू ऑफ एनी शेयर, हाँ प्रेफरेंस शेयर के केस में। प्रोसीड्स ऑफ इश्यू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, हाँ ये तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर के केस में। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? तो मेरे को लग रहा है ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4, कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया टू क्लासिफाई लाइबिलिटी एज करंट लाइबिलिटी, कौन सा करंट लाइबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं है? इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, हाँ करंट लाइबिलिटी ऑपरेटिंग साइकिल में सेटल होगा। नेक्स्ट बोलता है, इट इज हेल्ड प्राइमरीली नॉट फॉर द पर्पस ऑफ बिंग ट्रेडेड, फॉल्स फॉल्स, पर्पस ऑफ बिंग ट्रेडेड करंट में आता है, यहां नॉट बोला है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए।
ये करंट लाइबिलिटी का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बाकी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते। नेक्स्ट, जब ऑप्शन मिल ही जाएगा तो बाकी पढ़ के टाइम वेस्ट क्यों करना है एग्जाम में, बात समझ रहे हो? इन द नोट्स टू अकाउंट्स कंटिंजेंट लाइबिलिटी शैल बी क्लासिफाइड एज क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेजेस डेट, हाँ। गारंटीज हो सकता है, हाँ। अदर मनी फॉर विच द कंपनी इज कंटिंजेंटली लायबल, हाँ। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। बोलो ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैंडेटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी एज पर आईआरडीए। आईआरडीए के हिसाब से जो इंश्योरेंस का स्टेटमेंट बनता है वो 3 ठो बनता है। एक तो तुम्हारा रेवेन्यू अकाउंट बनता है, एक पीएल बनता है, एक बैलेंस शीट, और तो कुछ नहीं। रेवेन्यू बनता है, पीएल बनता है, बैलेंस शीट बनता है। तो कौन सा नहीं बनता है, कौन सा मैंडेटरी नहीं है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट है सिक्स्थ वन, एसए 600 डील्स इन द मैटर कनेक्टेड विथ। एसए 600 किसके लिए था? वो था ना यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। हाँ, तो देख लेते कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, दैट इज यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। फिर बोल रहा है एज पर एसक्यूसी 1, हाँ, द ऑडिट वर्किंग पेपर मस्ट बी रिटेन बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर अ पीरियड ऑफ, कितना ईयर्स के लिए होता था? 7 ईयर्स। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? सी, 7 का ऑप्शन नंबर सी है, 7। ये तो इनका फेवरेट है भैया ऐसे में से, ये तो तुमको याद हो जाना चाहिए। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज रिलेटेड टू एसए 230। इसके लिए कौन सा एसए? एसए 230। आपको सारे एसए के नंबर और नाम याद रखने चाहिए, हमेशा पूछता है। नेक्स्ट, अ कॉस्ट ऑडिटर सबमिट्स हिज रिपोर्ट अलोंग विथ रिजर्वेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ। कॉस्ट ऑडिटर अपना ऑब्जर्वेशन कौन से फॉर्म में भेजता है? सीआरए 3। ये सारे सीआरए के नंबर और उसका काम ना याद करके रखना, ये भी बहुत पूछता है, बहुत रेगुलर बेसिस में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल? क्या बेनिफिट है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का? इंप्रूव कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, हाँ। ट्रिकलिंग डाउन ऑफ अकाउंटेबिलिटी टू ऑपरेशनल मैनेजमेंट, हाँ। इंप्रूव इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन एंटिटीज ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, हाँ। तो ऑप्शन नंबर डी सही लग रहा है, दैट इज ऑल ऑफ दिस, सारा ही तो ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर डी। समझ आ गया? नेक्स्ट 11 है, द स्टैट्यूटरी ऑडिटर एप्रीहेंड्स अ पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू इनएडिक्वेट इंटरनल चेक सिस्टम। मतलब भैया इनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम खराब है। इंटरनल चेक सिस्टम मतलब इंटरनल कंट्रोल। द रिस्क एसोसिएटेड विद द एप्रीहेंशन इज नोन एज, कंट्रोल खराब है तो कौन सा रिस्क होगा? कंट्रोल रिस्क, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इन रिलेशन टू एडवांस मेड बाय बैंक एन ऑडिटर नीड्स टू रिव्यू विच ऑफ द फॉलोइंग। बैंक एडवांस के लिए क्या क्या चीज चेक करना पड़ेगा ऑडिटर को? स्क्रूटिनाइज द सब्सिडियरी लेजर एंड कंट्रोल अकाउंट्स, हाँ चेक करना पड़ेगा सारे अकाउंट्स। स्क्रूटिनाइज द ओवरड्यू अमाउंट एंड स्कीम ऑफ रिकवरी ऑफ सच अकाउंट, कितना अमाउंट ओवरड्यू है और कैसे वो रिकवर करेगा, हाँ चेक करना पड़ेगा। इंश्योर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, हाँ सारा डॉक्यूमेंट चेक करेगा। तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेम्पररी ऑडिट फाइल। दो फाइल होता है ना, परमानेंट ऑडिट फाइल और टेम्पररी। तो बोलता है नॉट अ पार्ट, टेम्पररी फाइल में क्या नहीं आएगा, देखते हैं। करस्पॉन्डेंस रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस ऑफ एनुअल रीअपॉइंटमेंट, हाँ चिट्ठी होना चाहिए रीअपॉइंटमेंट का। ऑडिट प्रोग्राम होना चाहिए उसके अंदर, परमानेंट नहीं टेम्पररी फाइल में होना चाहिए। एक्सट्रैक्ट ऑफ मीनिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग होना चाहिए उसके अंदर। लीगल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, नहीं, ये तो परमानेंट फाइल में होता है, परमानेंट फाइल में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी एकदम आराम से चल रहा है। नेक्स्ट नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एज पर कारो। कारो याद है? कारो याद है? ऑडिटर का कारो रिपोर्ट। तो कारो रिपोर्ट में इन्वेंट्री के बारे में है,
हाँ, इन्वेंट्री के बारे में पॉइंट है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट के बारे में हाँ है, उसके ऊपर पॉइंट। रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कैसे रिक्रूट होगा, ना ना ये पॉइंट वहां नहीं है। रिपेमेंट ऑफ लोन के बारे में भी वहां है। तो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ये कारो रिपोर्ट में ऑप्शन नंबर सी नहीं मिलेगा कभी भी आपको। लास्ट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चालू ही हम लोग इसी चैप्टर से करते हैं। रीअपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी ऑडिटर इज गाइडेड बाय सेक्शन डैश ऑफ कंपनीज। कौन सा सेक्शन, सेक्शन 139 सब सेक्शन 9। वेरी गुड, 139 सब सेक्शन 9। बस खत्म हो गया एमसीक्यू। ये तुम्हारा दिसंबर 2024 का एमसीक्यू है, खत्म हो गया। तो चलिए बच्चे लोग, हम लोग सीएमए इंटरमीडिएट का जो पेपर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, उसका जो पेपर आया था एग्जाम में जून 2024 में, उसका एमसीक्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू वहीं से स्टार्ट करते हैं, एक एक करके करेंगे आराम से, साथ साथ करना मेरे साथ। ऐसे ही आप ये सोचा आप भी एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम में जैसे आपका परफॉर्मेंस होता है वैसे ही करना है। बोल रहा है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 लाख, फेस वैल्यू कितने का है, 10 लाख, वह रिडीम एट 10% प्रीमियम। तो 10 लाख का 10%, तो 1 लाख पोरोड हो गया, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पोरोप्स आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ कैपिटल। ठीक है, बोल रहा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वह रिडीम एट द 10% प्रीमियम आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ कैपिटल। तो रिडेम्पशन किससे हो रहा है, समझ में आ गया। बोलते हैं व्हाट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो भैया सुनो ना, यहां पर कोई फ्रेश इशू हुआ तो नहीं है, लोग बोल रहा था, किंतु फ्रेश इशू कितना हुआ, 0। हमें लीगल कंप्लायंस करना पड़ेगा फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के बराबर। ये लोग बोल रहा है जो अपना फ्रेश इशू है वो तो 0 है, कुछ भी नहीं है। बोल रहे सीआरआर कितना बनाना पड़ेगा, तो मुझे लगता है सीआरआर हमें कितना बनाना चाहिए, 10 लाख रुपीस का। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 10 लाख। समझ में आया? ये प्रीमियम, अरे ये फ्रेश इशू क्या बोला, ये प्रीमियम आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल, जो प्रीमियम राइट ऑफ करेंगे ना उसके लिए बोल रहा है ये। किंतु आपको सीआरआर तो पूरा ही बनाना पड़ेगा 10 लाख का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्व कैनॉट बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर के लिए कौन सा रिजर्व यूज नहीं कर सकते, पहले बोलो कौन सा रिजर्व यूज कर सकते हैं। हम लोग सीआरआर यूज कर सकते हैं, हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम रियलाइज इन कैश यूज कर सकते हैं, हम लोग फ्री रिजर्व यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो कौन सा ऑप्शन है जो यूज नहीं कर सकते, पहले ही ऑप्शन मिल गया रीवैल्यूएशन रिजर्व, बाकी तो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव शैल बी शोन अंडर डैश इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल बना रहे हो, डिस्काउंट रिसीव क्या है, अदर इनकम, करेक्ट है। तो अदर इनकम कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी में आएगा, अदर इनकम के हेड में दिखाएंगे। पहला आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें सेल दिखाते हैं, बाकी सारा इनकम अदर इनकम में आएगा। बात समझ में आ गया होगा शायद। अच्छा, फोर्थ, which of the following is not treated as cash flow from operating activity in cash flow statement। कौन सा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स ऑपरेटिंग है, रॉयल्टी कमीशन ऑपरेटिंग है, कैश पेमेंट फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम, हाँ प्रीमियम पे किया खर्चा है भाई, ऑपरेटिंग है। कैश रिसीव फ्रॉम अदर पार्टीज फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन, कैश रिसीव फ्रॉम अदर पार्टी, दूसरे पार्टी से मिला हमको, ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया, ये ऑपरेटिंग तो नहीं है भैया, ये ऑपरेटिंग। भैया बहुत जन लोन सोच के सोच रहा है फाइनेंसिंग, नहीं नहीं, हमको मिला है कैश रिसीव फ्रॉम अदर पार्टीज फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन, वो रीपे कर रहा है, मतलब हमने उसको लोन दिया था, हमने इन्वेस्ट किया था। अच्छा, नेक्स्ट बोलता है a banking company needs to transfer a minimum of dash of its profit to reserve fund। अरे वो रिजर्व में कितना डालना पड़ता है, वो है ना स्टैट्यूटरी रिजर्व में डालना पड़ता है, बैंकिंग कंपनी में रूल पढ़ के रखा होगा। हाँ, तो अभी जो लेटेस्ट आया है वो है 25%। अब आप लोग समय भी करोगे तो 25% करना, पहले 20 था अब 25 हो गया। ठीक है सर।
मैं समझ गया सर, आगे बोलो। Which of the following is not mandatory financial statement of a life insurance company as per IRDA? शेड्यूल ए में क्या क्या बनाने बोलता है? वो 3 चीज बनाने बोलता है। एक रेवेन्यू अकाउंट, एक उसके बाद बनाने बोलता है पीएल, उसके बाद बोलता है बैलेंस शीट। बस 3 चीज बोला और तो कुछ नहीं बोला। तो रेवेन्यू बोलता है, पीएल बोलता है, बैलेंस शीट बोलता है। तो कौन सा नहीं बोलता है? नॉट मैंडेटरी, तो ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट। लो जी, अगला क्वेश्चन, ये इंडेस 19 का क्वेश्चन है। बोलता है सैलरी पेबल पर डे 1000 है। हाँ ठीक है। वर्किंग डेज 300, 300 दिन काम किया है तो 300 दिन का तो सैलरी देना ही पड़ेगा। 1000 रुपया करके 3 लाख रुपया, इतना तो देना ही है। लीव अनयूटिलाइज ड्यूरिंग ईयर 3 days। और बोल रहा है अनयूटिलाइज लीव आर नॉट अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड बट आर सेटल थ्रू पेमेंट। तो बोलता है ये अनयूटिलाइज लीव 3 दिन का पड़ा हुआ है, किंतु इसको कैरी फॉरवर्ड करने नहीं देगा, अभी के अभी सेटल करना पड़ेगा। तो अगर यूटिलाइज नहीं किया है तो उसके बदले वो पेमेंट लेके जाएगा, यानी 3 दिन का और पेमेंट लेगा। 1 दिन का 1000 रुपया, तो 3 दिन का 3000 रुपया और देना पड़ेगा उसको। उसका नॉर्मल सैलरी मिलेगा और अनयूटिलाइज के लिए वो इन कैश करेगा। बोलता है व्हाट इज द एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज एज पर इंड एस 19। तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए 3,03,000। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। बोलो। अरे 300 डेज काम किया, उसका तुमको पैसा देना ही पड़ेगा, 1000 रुपया करके 300 डेज का। और 3 दिन उसने लीव ले सकता था पर लिया नहीं था, अनयूटिलाइज, पर कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है तो कैश देके सेटल करो। अच्छा जी, अच्छा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नंबर 7 बोलता है, नहीं 7 नहीं 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ कंपनी ऑडिटर एज पर सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट 13। ड्यूटी टू मेक इंक्वायरी, हाँ ऑडिटर इंक्वायरी तो करेगा ही। ड्यूटी टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, न ये इसका ड्यूटी नहीं है, तो मैनेजमेंट का ड्यूटी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है? मैनेजमेंट का होता है, ऑडिटर का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी मिल गया। बाकी पढ़ के फायदा जब आंसर मिल जाए तो। अच्छा, उसके बाद बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस का कौन सा, ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करने का कौन सा मेथड है? इंस्पेक्शन, हाँ इंस्पेक्शन करके एविडेंस आएगा। ऑब्जर्वेशन, हाँ ऑब्जर्वेशन से भी आएगा। एनालिटिकल रिव्यू, यस यहां से भी एविडेंस इकट्ठा होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? मेरे को लगता है ऑल ऑफ दैम। एकदम धीरे धीरे हौले हौले, कोई हड़बड़ी नहीं कर रहे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो इंस्टीट्यूट का फेवरेट है, बार बार देता है। अगर आप पास्ट पेपर्स देखोगे ना तो ये देता ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑडिट रिस्क। देखो 3 तरह का ऑडिट रिस्क होता है, तुमको पता होगा। एक तो इनहेरेंट रिस्क, एक तो डिटेक्शन रिस्क और एक तो कंट्रोल रिस्क। 3 तो रिस्क होता है। इसको छोड़ के जो दिया है इनहेरेंट, डिटेक्शन, कंट्रोल तो दे ही दिया है। ये कौन सा रिस्क आ गया? ओमिशन रिस्क, ऑप्शन नंबर डी। ये ऑडिट रिस्क नहीं है। बोलो यहां तक ठीक है। नेक्स्ट, एन ऑडिटर शैल सबमिट डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन व्हेन। ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कब देता है अपना ओपिनियन में? जब उसको डेटा ही नहीं मिले, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही ना मिले, तब देगा वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। मिला ही नहीं कुछ सबूत तो क्या देंगे? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जिबिट ट्रू एंड फेयर व्यू, ना रे भाई, तब तो क्लियर रिपोर्ट दे देगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर पार्टली करेक्ट, तो एडवर्स दे सकते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इनकम्प्लीट, ना इनकम्प्लीट है तो नहीं चलेगा। उसके बाद बोलता है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अनअवेलेबल, हाँ ये सही लग रहा है। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, मतलब हम ओपिनियन देने में सक्षम नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट, द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज अपॉइंटेड बाई। गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर तो हमेशा फर्स्ट लास्ट जो भी हो सीएजी अपॉइंट करता है, और कौन अपॉइंट करता है? राइट, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए, दैट इज सीएजी।
बोलो यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्या? ठीक है ना। नेक्स्ट ये है 13, बोलता है ऑडिट कमिटी, ऑडिट कमिटी भी इनका फेवरेट है, एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है। एन ऑडिट कमिटी शुड हैव मिनिमम डैश नंबर ऑफ डायरेक्टर, 3 ठो डायरेक्टर होना चाहिए, पता होगा। तो मिनिमम कितना कितना हो सकता है? 3 जन होने चाहिए, 3 डायरेक्टर तो चाहिए क्या? ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपने ऑडिट क्लास किया तो उसमें मेरा पढ़ाया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अर्बन सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम इन इंडिया। ये भी इनका फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया है। और इसका ऑप्शन मेरे ख्याल से तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं, ये तो है, टाउन पंचायत भी है, म्युनिसिपैलिटी में म्युनिसिपल सोसाइटी, नॉट अ पार्ट ऑफ अर्बन सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम इन इंडिया, नॉट अ पार्ट। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। नेक्स्ट, फिर बोलता है, लास्ट क्वेश्चन है, ऑडिटर इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अपॉइंटेड बाय। तो कौन 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 अपॉइंट करता है? रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी अपॉइंट करता है। तो यहां पर ऑप्शन है क्या? हाँ, एक तो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आपका सीए इंटरमीडिएट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ऑडिटिंग जून 2024 का पेपर का एमसीक्यू तो सॉल्व हो गया, खत्म हो गया एमसीक्यू। बच्चे लोग अपने लोग कर रहे हैं सीएमए इंटरमीडिएट का जो पेपर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, उसका दिसंबर 2023 का जो पेपर है पूरा सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम कर रहे हैं आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस। आपका जो सेक्शन ए है ये एमसीक्यू है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों का। तो एक एक करके चलो सॉल्व करते हैं साथ में, ठीक है ना। पूरी डिटेल में आराम से हौले हौले करेंगे और आप लोग भी साथ साथ करने का कोशिश करेंगे। इन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक, which of the following test is not relevant as per section 68 of कंपनीज एक्ट। तो आपको पता होगा बाईबैक में 3 टेस्ट करने बोलता है, एक तो शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, एक रिसोर्स टेस्ट होता है और तीसरा डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। 3 टेस्ट होता है, बोलता कौन सा नहीं है? तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी होगा, दैट इज करंट रेशियो टेस्ट। ठीक है। फिर बोलता है कैश पेमेंट टू सप्लायर इज अ पार्ट ऑफ डैश अंडर डायरेक्ट मेथड। सप्लायर को पेमेंट कौन सा एक्टिविटी होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑप्शन नंबर ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर लाइकली टू बी सेटल विद इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। अगर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर सेटल हो जाए तो वो करंट एसेट है, नहीं तो नॉन करंट है। तो वो बोल रहा है ना नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में सेटल हो जाएगा, तो ये मेरे लिए क्या है? करंट एसेट। समझ में आ गया। नेक्स्ट, ज्यादा फास्ट नहीं कर रहा हूं ना, आराम से। व्हेन एन इंश्योरर ट्रांसफर्स अ पार्ट ऑफ रिस्क टू अनदर इंश्योरर, एक इंश्योरर दूसरे इंश्योरर को ट्रांसफर कर रहा है, हाँ, इसको बोलते हैं री इंश्योरेंस। इट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर बी री इंश्योरेंस बोलते हैं। नेक्स्ट, एज पर इंड एस 2 इन्वेंट्रीज कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन शुड नॉट इंक्लूड। सीधा पता है कॉस्ट में क्या क्या चीज नहीं आता है, याद है आप लोग को? एबनॉर्मल आइटम्स नहीं आता है, स्टोरेज कॉस्ट नहीं लेना चाहिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लेते हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट। तो भैया यहां पर कौन सा सही लग रहा है? ऑप्शन नंबर डी एबनॉर्मल वेस्ट मटेरियल नहीं लेने का। ठीक है ना। नेक्स्ट, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज कवर्ड बाय कौन सा ऐसे? ऑडिट डॉक्यूमेंट ऐसे 230 डिटेल में पढ़ाया हुआ है क्लास में आप लोग को। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल ऑडिट एविडेंस? कौन सा इंटरनल ऑडिट का एविडेंस नहीं है? इंटरनल ऑडिट एविडेंस जो हम लोग खुद बनाते हैं ना, डेबिट नोट क्रेडिट नोट इंटरनल है, सेल्स इनवॉइस हम लोग खुद बनाते हैं इंटरनल है, कोटेशन सप्लायर देता है मेरे को वो एक्सटर्नल है, वो इंटरनल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। फॉर्म डैश इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर बाय द कंपनी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर
ये तो CRA 2 फॉर्म लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी CRA 2। ठीक है, नेक्स्ट, नो ऑडिट फर्म शैल बी अपॉइंटेड, ऑडिट फर्म का बात कर रहा है, फर्म, और रीअपॉइंटेड एज एन ऑडिटर फॉर मोर देन डैश टर्म्स ऑफ डैश कंसेक्यूटिव। याद है 2 टर्म्स ऑफ कंसेक्यूटिव 5 years होना चाहिए, याद है? हाँ, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी 2 and 5। जे, क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ टोटल साइज, इशू साइज इज 2 लाख, टोटल इशू कितना हुआ है? 2 लाख का। अंडरराइटर कमिट्स 100% अंडरराइटिंग, अंडरराइटर पूरा 2 लाख का अंडरराइटिंग का जिम्मेदारी ले रहा है। कमीशन बोलता है 4% है, ठीक है। व्हाट विल बी द कमीशन पेबल इफ नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इज 1,40,000? तो एप्लीकेशन रिसीव से क्या फर्क पड़ता है? अंडरराइटर को तो टोटल 2 लाख का अंडरराइटिंग किया, तो 2 लाख पे पूरा उसको कमीशन मिलना चाहिए। द इशू प्राइस ऑफ शेयर इज 12, फेस वैल्यू 10 है, कमीशन दिया जाता है इशू प्राइस पे। तो भी अगर सही से करेंगे तो 2 लाख इंटू 12 करेंगे तो ये आपका टोटल इशू प्राइस है। टोटल इशू प्राइस का 4% बनना चाहिए कमीशन। 2 लाख इंटू 12 इंटू 4%, ये होना चाहिए 96,000। फिर एक बच्चा कूद रहा है, अरे भैया आप गलत कर दिए, गलत कर दिए सर, गलत कर दिए। क्यों? और सर ऑप्शन ही नहीं है। अरे क्योंकि इन्होंने ऑप्शन गलत दिया था इस पेपर में। हाँ, ये लोग क्या किया पता है? ये लोग बोलता है 2 लाख हमने इशू किया था, 140 पब्लिक अप्लाई कर दिया, तो बाकी जो 60,000 अंडरराइटर लेगा ना, उस पे अंडरराइटर को कमीशन मिलेगा सिर्फ। ये किया था उसने। ये तो गलत है भाई, ये करने से 28,800 आ रहा है, मगर ये गलत है मुन्ना, ये गलत है। असली आंसर होना चाहिए 96,000। जा भैया, अब क्या भैया, किसी एग्जाम में ऐसे वापस आ गया तो गलती हो गया तो तुम कुछ भी लगाओ, तुमको राइट ही मिलेगा, मतलब उसका मार्क्स मिल जाएगा। अब इंस्टीट्यूट की तरफ से ये ऑप्शन देने में गलती हो गया था, समझ गया? एक्चुअल आंसर 96 है, बट वो लोग क्या किया था, 2 लाख में से 140 माइनस करके जो 60 अंडरराइटर लेगा, सिर्फ उस पर कमीशन निकाला, जो कि गलत है। अंडरराइटर को तो सारे शेयर्स पे कमीशन मिलेगा ना, जितना का वो अंडरराइटिंग किया। अच्छा, फिर बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एज पर एसए 700 रिवाइज्ड। कौन सा? एसए 700 का नहीं है, ये तो ऑडिटर्स ओपिनियन वाला है ना। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? रिपोर्ट ऑफ अक्रूअल एजम्पशन, वो इसके अंदर नहीं है। एसए 700 में रिपोर्ट ऑफ अक्रूअल एजम्पशन कवर नहीं है। नॉट अ बेसिक एलिमेंट बोला था, नॉट। समझ गया ना? अच्छा, नेक्स्ट, इसके बाद बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रूरल सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम इन इंडिया? और वो है ग्राम परिषद, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद भी है। कौन सा कवर्ड नहीं है? ग्राम परिषद। करेक्ट है ना? ओके, नेक्स्ट, कैजुअल वैकेंसी इन अ ऑफिस ऑफ कॉस्ट ऑडिटर इज फिल्ड बाय। कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करता है? कोई भी हो यार, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही फिल करता है। कैजुअल वैकेंसी तो हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। समझ गया? इसलिए बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर वाला चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है, हमेशा चिल्लाते थे क्लास में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, पढ़ा था ना, ऑडिट ऑफ स्पेशल एंटिटीज में कोऑपरेटिव, हाँ, डैश परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी शुड बी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड और पेमेंट ऑफ बोनस। 25%, अभी रेट चल रहा है 25%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडिट रिस्क? ऑडिट रिस्क तो 3 तरह का होता है, कंट्रोल रिस्क, इनहेरेंट रिस्क और डिटेक्शन रिस्क। तो कौन सा सही ऑप्शन है? कंट्रोल रिस्क यहां मिल रहा है, तो कंट्रोल रिस्क हो गया फिनिश। कितना देर लगता है? अगर आपको एमसीक्यू आता है तो सोचो, आप अगर पेपर कर रहे हो तो 30 मार्क्स पहला 8 से 10 मिनट में सिक्योर हो सकता है। बस खत्म ही है, और क्या। अगर आप यहां तक पहुंच गए, इसका मतलब आपने हमारा सीएमए इंटरमीडिएट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ऑडिटिंग का एमसीक्यू मैराथन पूरा देख लिया है।
आई होप ये वाला करने के बाद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा। तो अच्छा लगा, बेनिफिट रहा, कॉन्फिडेंस आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। इससे हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि हाँ बच्चों कॉन्फिडेंस आ गया, मुझे भी अच्छा लगा कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं ये कम से कम किसी को हेल्प तो कर रहा है। तो जरूर लिख के बताना, वीडियो को जरूर लाइक करना। और अगर आपको लगता है वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो जरूर अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, सीएमए फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करना, बात समझा। और उनको भी बोलना कि इस वीडियो को लाइक करें, इससे क्या होता है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट उठा रहे ना तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, मैं आपके डाउट भी क्लैरिटी करने का, क्लियर करने का कोशिश करूंगा। इसके अलावा हमारे इस चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। और भी सीएमए से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं, जैसे पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग वगैरह वगैरह, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मस्ट डू क्वेश्चंस, बहुत सारे वीडियो, उन सारे वीडियोस का भी आप पूरा बेनिफिट उठाइएगा। ठीक है, तो चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से एग्जाम देना और एग्जाम के बाद जरूर बताना कैसा गया आपका एग्जाम। और फिर जब रिजल्ट आएगा ना उसके बाद भी बताना आपका रिजल्ट कैसा हुआ, मैं जरूर इंतजार करूंगा। इतना तो बनता है ना यार।